एक टाइम था जब इंडिया में स्मार्टफोन का मतलब ही होता था माइक्रोमैक्स। 2014 तक माइक्रोमैक्स इंडिया की नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी थी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी टॉप 10 ब्रांड्स में इसका नाम आ चुका था। कंपनी रूस, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे रीजन में एक्सपोर्ट तक कर रही थी और ये सब हुआ सिर्फ 6 से 7 सालों के अंदर। माइक्रोमैक्स का मॉडल सीधा था, चाइना से रेडीमेड फोन मंगाओ, नाम बदलो और इंडिया में बेचो। उस टाइम एंड्रॉइड नया नया आया था और इंडिया में लोग कीपैड से टच स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। माइक्रोमैक्स ने इसी गैप को भांप लिया। उसने सिर्फ 5 से 6 हजार के फोन में बड़ी स्क्रीन, डुअल सिम, कैमरा और एंड्रॉइड जैसे फीचर्स देना शुरू कर दिया और हर रूरल एरिया में इसने सबसे पहले बड़ी बैटरी और टच जैसी बेसिक फीचर्स को हाईलाइट किया, क्योंकि वहां पावर कट कॉमन था। इसी कारण गांव से लेकर छोटे शहरों तक माइक्रोमैक्स के फोन छा गए। उस टाइम पर नोकिया और सैमसंग के फोन महंगे थे और इंडियन यूजर्स की पहली चॉइस माइक्रोमैक्स बन गई। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की डिजिटल दुनिया बढ़ी, वैसे ही टेक्नोलॉजी में तेजी आई और माइक्रोमैक्स यहीं पीछे छूट गया। जब Xiaomi ने 2014 में इंडिया में एंट्री की, उन्होंने सिर्फ फोन नहीं बेचे, उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कस्टमाइज करके बेचना शुरू किया। Redmi 1S और Redmi Note जैसी डिवाइसेस में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, HD डिस्प्ले और MIUI जैसे सॉफ्टवेयर थे, वो भी 7 से 8 हजार की रेंज में। माइक्रोमैक्स अभी भी बेसिक मीडियाटेक प्रोसेसर पर अटका था। UI लगभग स्टॉक एंड्रॉइड जैसा था, फीचर्स नहीं, अपडेट्स का कोई भरोसा नहीं। जबकि इंडियन यूजर्स अब सस्ते नहीं स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जिसमें परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी का सही बैलेंस हो। दूसरी तरफ Xiaomi और BB के ग्रुप यानी Oppo, Vivo और Realme ने सिर्फ फोन नहीं बेचे, उन्होंने एक प्लान्ड गेम खेला। Oppo और Vivo ने ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हुए रिटेलर्स को जबरदस्त मार्जिन दिए और सेल्समैन को ट्रेनिंग दी कि फोन को सिर्फ दिखाना नहीं, बेचना कैसे है। कैमरा, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी फीचर सब कुछ यूजर की लैंग्वेज में समझाया गया। वहीं Xiaomi और Realme ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोमो का माहौल बना दिया। फ्लैश सेल, सोशल मीडिया हाइप और बजट सेगमेंट में ऐसा प्राइस टू परफॉर्मेंस दिया कि लोग लाइन में लग गए। माइक्रोमैक्स इस पूरे शिफ्ट को या तो समझ नहीं पाया या फिर समझ के भी रिएक्ट नहीं कर पाया। ना इसने प्रोडक्ट लाइनअप को अपग्रेड किया, ना UI में कुछ नया किया, ना ही 4G के लिए सही टाइम पर तैयारी की। जब 2016 में जियो ने फ्री 4G डाटा और कॉलिंग के साथ मार्केट में धूम मचाया तो इंडियन यूजर्स तेजी से 4G की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन उस वक्त माइक्रोमैक्स के पास अभी भी 3G फोन्स का स्टॉक भरा पड़ा था। कंपनी को लगा पहले वो स्टॉक निकाले, लेकिन तब तक मार्केट 4G को अपना चुका था और माइक्रोमैक्स वही पीछे छूट गया। जहाँ दूसरी कंपनियां तेजी से यूजर्स की नई जरूरतों को समझकर अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रही थी, वहीं माइक्रोमैक्स अभी भी पुराने सोच में अटका रहा। जब बाकी ब्रांड्स स्नैपड्रैगन 625 और 636 जैसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहे थे, माइक्रोमैक्स अभी भी 1GB रैम और मीडियाटेक MT6735 जैसे आउटडेटेड चिपसेट पर अटके हुए थे। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, कैमरा क्वालिटी, बैटरी टेक्नोलॉजी और इंटरनल स्टोरेज जैसे एरिया में भी कोई इनोवेशन नहीं हुआ। एप्स की बढ़ती डिमांड और यूजर्स के बदलते एक्सपेक्टेशन को कंपनी समझने में पूरी तरह चूक गई और यहीं से उसकी गिरावट और भी तेज हो गई। सिर्फ फोन ही नहीं, उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी भी पुरानी पड़ गई थी। जहां दूसरी कंपनियां डिजिटल कैंपेन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और यूट्यूब रिव्यू के जरिए यंग ऑडियंस को टारगेट कर रही थी, वही माइक्रोमैक्स अभी भी वही पुराने टीवी एड्स और देश का स्मार्टफोन जैसे टैगलाइन को दोहराता रहा। टेक और ट्रेंड दोनों बदल चुके थे, लेकिन माइक्रोमैक्स की सोच वैसी की वैसी रह गई। 2015 में जहां कंपनी का मार्केट शेयर 18% से भी ज्यादा था, वही 2019 तक ये गिरकर 1% से भी नीचे चला गया। और जब उन्होंने 2020 में इन सीरीज के साथ वापसी करने की कोशिश की, तब तक मोबाइल वर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुका था। अब यूजर्स को चाहिए था 120Hz डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप, UFS स्टोरेज, 5G सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग और रेगुलर एंड्रॉइड अपडेट्स। लेकिन माइक्रोमैक्स इनमें से कुछ भी कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पाया। 2020 में जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव बढ़ा और बैकवर्ड चाइनीज प्रोडक्ट्स की लहर चली, तब लोगों ने माइक्रोमैक्स को सपोर्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट्स में वो दम नहीं था जो लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सके। यूजर्स ने भरोसा किया, लेकिन जब हर बार एक्सपीरियंस अधूरा निकला तो वो भी पीछे हटने लगे। आज सिचुएशन ये है कि लावा जैसे इंडियन कंपनी के फोन को भी लोग बिना हिचकिचाए रिकमेंड करने लगे हैं। लेकिन माइक्रोमैक्स वो आज भी वही पुरानी गलती दोहराता रहा। बड़े बड़े वादे तो हुए, लेकिन ना कोई नया 5G डिवाइस आया, न नया OS दिखा और न ही कोई मजबूत आफ्टर सेल्स नेटवर्क तैयार हो पाया। धीरे धीरे माइक्रोमैक्स मोबाइल मार्केट से गायब होता गया। लेकिन अब कंपनी ने एक नया रास्ता चुना है। माइक्रोमैक्स मोबिलिटी नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर की है, लेकिन इस बार इसका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। अब पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। जिस तरह एक दौर में इंडिया में मोबाइल रेवोल्यूशन आया था, वैसा ही अब EV रिवोल्यूशन चल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक और अथर जैसी कंपनियां पहले इस रेस में काफी आगे निकल चुकी है और अब माइक्रोमैक्स भी इस रेस में कूदने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन EV इंडस्ट्री सिर्फ फ्री ब्रांडिंग से नहीं चलती। यहाँ R&D से लेकर सर्विस, नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट तक हर लेवल पर दम दिखाना पड़ता है। अगर माइक्रोमैक्स फिर से वही पुरानी गलती दोहराएगा तो शायद EV सेक्टर में भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर इस बार कंपनी ग्राउंड लेवल से काम करती है, इंडियन कस्टमर को समझती है और टेक्नोलॉजी में सही जगह इन्वेस्ट करती है, तो शायद एक बार फिर इंडियन मार्केट में खुद को रीएस्टेब्लिश कर सकता है। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर अब माइक्रोमैक्स एक नई इंडस्ट्री में कदम रख चुका है। EV इंडस्ट्री में कहानी फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार इसकी एंडिंग क्या होगी यह सिर्फ वक्त बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।